नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, बिहार एसआई की एग्ज़ाम आपका 17 दिसंबर को होने वाली है। तो इस एग्ज़ाम के ऊपर बिहार एसआई पीटी 2008 में पूछे गए ए टू जेड प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। बिहार एसआई 2008 में जो पीटी में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस और साइंस के, सभी प्रश्न आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सभी एक्स्ट्रा फैक्ट तथा उस समय से नए जो करंट अफेयर रिप्लेस होंगे उन सभी को अरेंज करके मैं सजा लिया हूं। आपको मैं आंसर मौखिक रूप से दूंगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट लिख के बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी बिहार एसआई का एग्जाम देना है शुरू से अंत तक जरूर देख लें, खास करके न्यू कॉमर जो पहली बार बिहार एसआई का एग्जाम दे रहे हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? सबसे पहले ये महान्यवादी क्या होते हैं, कौन सी बला है ये महान्यवादी? तो महान्यवादी को अंग्रेजी में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इसकी नियुक्ति की आर्टिकल क्या है मेरे दोस्त? तो 76 आर्टिकल है। ये महान्यवादी के बारे में और क्या आप जान सकते हो? तो ये जो है ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक आला अधिकारी है। ठीक है, ये सबसे बड़े विधिक अधिकारी है भारत सरकार के। विधिक मतलब कानूनी से है मेरा। इनके अलावा ये संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं परंतु वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये इनके थोड़ा सा ड्रॉबैक है। साथ ही साथ महान्यवादी जब तक राष्ट्रपति का फेवर प्राप्त है यानी प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। तो ये पहले प्रश्न से आप इतनी चीज जरूर याद रखिएगा। महान्यवादी सबसे बड़े विधिक अधिकारी हैं। आर्टिकल 76 के अनुसार प्रेसिडेंट साहब इनकी नियुक्ति करते हैं, है ना। ये संसद के कार्यवाही में वोट तो मतलब भाग तो लेते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से महान्यवादी को आपने केंद्र सरकार के लिहाज से समझा, उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल को आप स्टेट में समझेंगे। स्टेट में जो महाधिवक्ता होता है, जो एडवोकेट जनरल होता है, ये सेम काम करते हैं। लेकिन एडवोकेट जनरल की नियुक्ति उस राज्य की, उस पार्टिकुलर राज्य की गवर्नर के द्वारा करी जाती है, यानी राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। कौन सा विटामिन का संश्लेषण शरीर में हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि विटामिन आपको सबसे पहले एनर्जी नहीं देती है मेरे दोस्त। एनर्जी जो है नहीं देती है। तो आपके शरीर में एनर्जी कहां से आता है? तो आपके शरीर में एनर्जी वसा और कार्बोहाइड्रेट से आता है। ठीक है मेरे भाई। तो फिर विटामिन की क्या जरूरत पड़ गई भाई? तो जो इंटरनल प्रोसेस है, जो उपापचयी प्रक्रम है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, मैं सब कुछ का डिस्कस करूंगा, टाइम भले लग जाए। ए बी सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, एच होता है। ये सब विटामिन है, जिसमें बी विटामिन अकेले 8 विटामिन का समूह है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा और रासायनिक नाम पूछता है तो ए का रेटिनॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लाविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पैरोडॉक्सिन, B9 का फोलिक एसिड कॉम्प्लेक्स, B12 का साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल। इतना रिवीजन क्लास के तौर पे लीजिएगा, इसको क्रैश कोर्स के जैसा काम करेगा। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू बुखार इत्यादि फैलाने वाले वेक्टर कौन है? देखिए, वेक्टर मैंने बताया है कि किसे बोलते हैं, वेक्टर बायोलॉजी के अंदर। तो वेक्टर क्या होता है? जो रोग फैलाने वाला एजेंट होता है। एजेंट मतलब डाकिया के जैसा काम करता है कि यहां से उठा के वहां ले गया, हालांकि इसका कोई कॉज नहीं होता है ना। डाकिया का क्या काम है? लेटर लिखना? जी नहीं, लेटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। सेम उसी प्रकार से जो वेक्टर होता है, ये रोगाणु फैलाने वाले वो मीडियम होता है, जो जीव होता है, उसे वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो मलेरिया और डेंगू ये मच्छर के जो है प्रचार से होता है आपका, है ना। मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। ये बात अलग है कि डेंगू के अलग मच्छर होते हैं और मलेरिया के अलग मच्छर होते हैं, मादा एनीफिलीज, है ना। लेकिन जो कॉस होते हैं वो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, जो एक प्रकार का अमीबा है, परजीवी है। लेकिन वेक्टर यहाँ पे कौन बना? तो मच्छर बना। तो मच्छर आंसर इसका रहा होगा। इसके अलावा दूध के फटने से कौन सा अम्ल होता है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि दूध का रूट वर्ड होता है लैक्टो। जैसे आपने बच्चों का एक दूध का पैकेट खरीदे होंगे, अगर घर में बच्चे हैं या
आस पड़ोस में आप देखे होंगे तो वो लैक्टोज एक दूध बिकता है, पैकेट वाला दूध बच्चे लोगों का। इसके अलावा आपने लैक्टोमीटर का नाम सुना होगा, जिससे दूध की जो है मतलब शुद्धता को मापा जाता है। लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा कि जब दूध से दही जमता है तो यही जीवाणु आपका उसमें भाग लेता है और दही को जमाता है। तो लैक्टो मतलब कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल होगा। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? आप सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन साहब क्या थे? फिजिकिस्ट थे, भौतिकविद थे। ठीक है भाई, भौतिक विज्ञानी कह सकते हैं हिंदी में, मतलब फ्रेज हिंदी में है ना। आइंस्टीन साहब को हम किस लिए जानते हैं? तो सबसे ज्यादा सापेक्षता का सिद्धांत के लिए हम इन्हें जानते हैं। ठीक है भाई, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। इनके अलावा पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एगो होता है जीएसएलवी। तो एसएलवी का सेम ही रहता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये कुछ भी हो सकता है एसएलवी। अब डिपेंड करता है कि ये किस कैटेगरी का है। पी है तो पोलर हो जाएगा, और जी है तो जियो सिंक्रोनियस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जियो सिंक्रोनियस जी का होता है, जीएसएलवी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इसरो का डिपार्टमेंट है, मतलब इसरो जो है इस तरह की चीज करते रहते हैं और लॉन्च करते रहते हैं। अभी जो है चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च हुआ है आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, है ना। और इसरो की सबसे नवीनतम मिशन कौन सा है? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1। इन सब में सबसे नवीन कौन सा है इसरो का कार्य बताइएगा। इसके अलावा एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किस रोग के रोकथाम में हेतु दिया जाता है? जैसे अगर आपको कोई भी लोहा इत्यादि की चीज जब चुभ जाती है ना, तो टेटनस होने का खतरा होता है। टेटनस एक प्रकार का बीमारी है। ये बीमारी जब थोड़ा सा आगा बढ़ता है तो इसे लॉकजा कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये टेटनस की बीमारी की अगला फॉर्म है ना। तो इसी के रोकथाम के लिए हम इंजेक्शन लेते हैं जिसे एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन कहते हैं। देखिए ये टॉक्सिन शब्द जो है ये इसका मतलब होता है जी जहर, है ना। टॉक्सिन मतलब होता है जहर और एंटी मतलब होता है उल्टा। तो जहर को काटने वाला इंजेक्शन हम जनरली किस रोग के रोकथाम हेतु लेते हैं? तो टेटनस के रोकथाम हेतु लेते हैं। बाद बाकी हमने आपको पढ़ा रखा है टीकाकरण का पिता जो है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जेनर बाबा ने चेचक के टीके का खोज किया था। चेचक कैसा बीमारी है? तो वायरस से होने वाली बीमारी है जिसे गांव घर में छोटी माता कहकर पुकारते हैं। इसके अलावा ये कौन सा वायरस से होता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोलिएगा वेरियोला वायरस से होता है। इनके अलावा जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए कल मैंने डिस्कस किया इन चीजों को, धातु, अधातु, उपधातु, इन सब को लेके मैंने टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे क्या प्रभाव पड़ता है बता दिया था। रिपीट कर दे रहे हैं जो बच्चे नए हैं। देखिए जो भी है ताप की जो प्रकाश की चाल होती है ना, उस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ताप बढ़ाए तो भी उसे चलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ताप घटाए तो भी उसके चाल में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका आंसर तो ये है। अब ताप का प्रभाव कहां कहां पड़ता है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चालक मतलब गुड कंडक्टर जी। कोई भी लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये सब गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर कार्बन हो गया, शीशा हो गया, कागज हो गया, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, है ना। ये सब क्या है? बैड कंडक्टर है। सूखी लकड़ी हो गया, शुद्ध जल हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है मेरे भाई? बैड कंडक्टर है। तो चालक पर तापमान के बढ़ने से इसकी जो कंडक्टिविटी वाला गुण है, जो चालक वाला गुण है, ये घटता है। तापमान अगर बढ़ेगा तो चालकता घटेगा। मैंने सेम बताया था अर्धचालक जिसे सेमी कंडक्टर कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में इसे उपधातु भी कहा गया है, जो गिनती में मात्र 7 है। इसमें क्या होता है कि जब आपका तापमान बढ़ेगा तो इसका चालकता वाली गुण बढ़ती है, और तापमान जब घटता है तो चालकता भी घटता है। यानी अर्धचालक तापमान के सीधा समानुपाती होती है, जबकि चालक और चालकता ताप और चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के रिवर्स काम करता है। ठीक है भाई, एक सेकेंड भाई।
हाँ, इसके अलावा ये समझ गए चालक जो है मतलब गुड कंडक्टर पे कैसा बिहेव करेगा, बैड कंडक्टर पे कैसा करेगा, है ना, और चालक यहाँ बैड कंडक्टर सेमी कंडक्टर। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? देखिए ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो वाइटल रोल निभाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए तो कहा जाता है मेरे दोस्त पेड़ पौधे लगाइए। ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम भी आपसे अच्छे एग्जाम में पूछता है कि इसका परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम में सबसे मेजर बदलाव जो होगा, जो ग्लेशियर है वो सबसे तेजी से पिघलने लगेगी, और ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से क्या रिपरकशन होगा, तो भाई समुद्री सतह का जो जल लेवल है वो काफी हाई हो जाएगा, और जल लेवल के हाई होने से क्या होगी, तो बहुत सारे आसपास के इलाके के किनारे जो है ढहेंगे और चौड़ाई भी बढ़ेगी समुद्र की, जिससे जो है जान माल की क्षति और जो है बाढ़ वगैरह आने की दुर्दशा स्थिति पैदा होती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के सिर्फ यही कारण नहीं है, ये तो मैं महासागर पे अप्लाई करके बताया, और भी बहुत सारे कारण हो जाएंगे। इनके अलावा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ पे बिन मौसम बरसात होगी। इसके अलावा भारत पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कब जीता था? तो आपको याद होगा कि 1952 में केडी जाधव के द्वारा कौन सा खेल था वो, तो कुश्ती खेल था। कहां पर ये ओलंपिक हुआ था, तो बताइएगा मेरे भाई, हेलेंसिकी में हुआ था। वह कौन सा ईस्वी था भाई? 1952। यहाँ पे वह जो है कांस्य पदक जीते थे व्यक्तिगत रूप से केडी जाधव साहब कुश्ती में। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वैसे जाधव सरनेम भी महाराष्ट्र में होते हैं और यादव सरनेम अपने यहाँ होता है, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में। भाई मैं ये नहीं कहता, और जगह भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर होता है। इनके अलावा ओलंपिक की बात कर लेते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से पहला रजत 2004 में ये ओलंपिक आपका हुआ था मेरे भाई एथेंस में, और ये जीते थे मेजर राजवर्धन सिंह राठौर साहब। और ये किस खेल में भाई? तो निशानेबाजी में। ठीक है, ये आगे आपका व्यक्तिगत रूप से क्या रजत। अब मैं व्यक्तिगत गोल्ड की बात कर लूं, 2008 में आया था। ये कहाँ पे आया था? बीजिंग के अंदर आया था। बीजिंग चाइना के अंदर है, और ये आया था अभिनव बिंद्रा साहब के नाम से, है ना। और ये भी किस खेल में? तो निशानेबाजी में। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। कांस्य हो गया, रजत हो गया, और गोल्ड हो गया व्यक्तिगत। अब आता है महिला व्यक्तिगत। तो महिला व्यक्तिगत 2000 ईस्वी यह ओलंपिक आपका सिडनी में हुआ था, है ना। कांस्य पदक सबसे पहले महिला व्यक्तिगत रूप से जीती। कौन थी महिला? तो कर्णो मल्लेश्वरी। कर्णो मल्लेश्वरी थी। कौन सी खेल खेलती थी ये? तो भारोत्तोलन, है ना, वेट लिफ्टिंग, है ना भाई। तो ये हो गया। ओलंपिक के लिहाज से 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु। ओलंपिक में टेनिस में पहला पदक दिलाने वाला लिएंडर पेस साहब। ये सब ध्यान रखेंगे। लास्ट ओलंपिक में 7 पदक, 1 + 2 + 4, है ना। 4 कांस्य आया था, 2 रजत और 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। सिक्किम और गोवा ऐसे 2 स्टेट हैं जहां कोई भी ग्रामीण बैंक फंक्शनल नहीं है। क्या अब इंडिया में ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है? तो कहोगे जी नहीं सर, अब नहीं होती है। इसके अलावा बैंकों से संबंधित समितियां आपसे पूछी जाती है, तो नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति ये आपका बैंक से संबंधित है। चेलैया समिति ये आपका टैक्स से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन थे? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनिस थे, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के अभी इंडिया में मात्र 12 बैंक शेष बचे हुए हैं, जिनमें एसबीआई सबसे बड़े बैंक हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अपने आप में 1921 ईस्वी में 3 प्रमुख बैंकों के मिलाकर किया गया था। बैंक और बम्बई, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक से बना इंपीरियल बैंक 1921 में, और 1955 में नाम बदल के हो गया एसबीआई। मुख्यालय है बम्बई, सबसे बड़ी बैंक। इसके अलावा
मजा आ रहा है तो लाइक करना भाई। इसके अलावा जो सारनाथ स्तूप है कहाँ स्थित है, तो भैया साहब ये यूपी में स्थित है सारनाथ। केसरिया स्तूप आपका जहाँ का एग्जाम आप देने जा रहे हैं बिहार में स्थित है। धामेख स्तूप आपका उत्तर प्रदेश बनारस में स्थित है। सांची का स्तूप एमपी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये स्तूप हो गया। सबसे बड़ी बात स्तूप क्या होता है, तो जो बौद्ध धर्म के है ना, बौद्ध धर्म के हित का जो अंत्येष्टि वाला सामान होता है, उनको जो सुरक्षित रखने की जगह होती है उसे स्तूप कहा जाता है। और मैंने आपको कहा था कि बौद्ध धर्म के जो ऊपरी भाग होते हैं स्तूप वगैरह को, उसे हर्निका या छत्र कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितनी आगे चलती है, तो 5.5 घंटा आगे चलती है। ये कैसे चलती है कि भारत आप जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे ग्रीनविच के रिलेशन में भारत है। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री के गैप होने पे समय में 4 मिनट की जो है गैप आ जाती है। तो 82.5 को अगर आपने 4 से गुना कर दिया, 82.5 को अगर आपने 4 से गुना कर दिया तो 330 मिनट होंगे। और 330 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट अर्थात तो 5.5 घंटा होगा। इसीलिए ग्रीनविच से भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे चलता है। GMT प्लस 5.5 बराबर IMT। इसके अलावा जो मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच से 180 पूर्व या पश्चिम जाने से क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको 180 पश्चिम गया तो 1 दिन घटता है, पूर्व में आता है तो 1 दिन बढ़ता है, क्योंकि पूर्व में टाइम बढ़ती है और पश्चिम में जाने पे क्या होगी, घटेगी। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के सहायता से, कोई क्वेश्चन है पहले बड़ा इजी हुआ करता था, मतलब मैं ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूं ये आपके काम के ज्यादा होंगे। ठीक है। विद्युत धारा का मापन होता है जी अमीटर से, है ना। विद्युत धारा को किस में जोड़ना चाहिए, हमेशा सीरीज में जोड़ना चाहिए अमीटर को। इसके अलावा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 प्रकार के एनर्जी होते हैं और एक आपका गैर परंपरागत एनर्जी भी होते हैं, है ना। तो परंपरागत जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब परंपरागत है, इस पे हम ज्यादा डिपेंड हैं। ठीक है। गैर परंपरागत में आप क्या लिखोगे, पवन चक्की से हो गया, सोलर से हो गया, ये कम विस्तृत पैमाने पे यूज होता है। तो गैर परंपरागत सब नाम में रखा है भाई, नाम में रखा है, नाम में रखा है मेरे भाई। इसके अलावा ये जो नवीकरणीय ऊर्जा ये क्या होती है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे हवा से प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा, ये क्या है, ये अनंत समय तक समाप्त होने की संभावना बहुत कम दिखती है, तो नवीकरणीय है। यानी इसकी जो है क्षतिपूर्ति अपने आप होता रहता है। आप जल को विनाश नहीं कर सकते, जल चक्र को समझ लीजिएगा तो समझिएगा कि जल को आप विनाश ही नहीं कर सकते। जो पानी आप पीते हो वो भी विनाश नहीं होता है ना। आप पीते हो पानी, फिर आप पेशाब के रास्ते निकालते हो पानी, वो भी फिर नीचे जाता है वाष्पीकृत होकर, फिर जल चक्र को लौट जाती है। तो आप किसी भी रूप में जल का दोहन नहीं कर सकते हो, हाँ गंदा जरूर कर सकते हो। ठीक है भाई। इसके अलावा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित मैंने बताया था कि प्राचीन काल में हमारे पास जब अपने लोगों के पास जब मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था तो लोग साइकिल से काम चलाते थे। इस प्रकार से साइकिल, है ना मेरे भाई, है ना। तो रात में जब यात्रा करते थे तो इसमें लाइट भी नहीं होती थी, तो यहाँ पे डायनमो हम जलाते थे। ये डायनमो कैसा जलता था, एक वायर ऐसे लपेट के आते थे और ये रिम जो घूमता था इसमें कार्बन की ब्रश लगी होती थी जो इस रिम से टकराता था और इसके घूर्णन से आवेश उत्पन्न होती थी और इस एनर्जी से जो है ये डायनमो उत्पन्न जलता था। तो ये यंत्र हो गया, ये यंत्र हो गया, रिम यहाँ पे यंत्र हो गया और ये कैसा हो गया, प्रकाश यानी विद्युत से चल रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, डायनेमो। तो इसका आंसर क्या होगा, डायनेमो। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट दीजिए, आपको पंखा घर घर घूमेगा, है ना। तो यंत्र घूम रहा है विद्युत देने के बाद, तो ये क्या हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, डायनेमो का जस्ट उल्टा हो गया विद्युत मोटर। इसके अलावा आपके नाम के ऊपर जैसे बैटरी में रसायन भरा रहता है और आपको फिर विद्युत प्रोड्यूस करके देता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत बैटरी। गैल्वेनीकृत लोहा पर चादर किसकी होता है, तो जस्ता का होता है, जिंक का होता है ना, जिंक का होता है, जस्ता
का होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम यसद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन भी कहते हैं। जिंक का जो है सूत्र गलत लिखा है, बताइए, है ना। ये यसद लेपन कहते हैं, यसदीकरण कहते हैं, गैल्वेनेशन कहते हैं। आप जो है जंग से बचाने के लिए, है ना, जंग से बचाने के लिए हम ये चीज करते हैं, या फिर जंग से बचाने के लिए हम लोहे के वस्तु पे पेंट भी लगा देते हैं, कलर चढ़ा देते हैं। इसके अलावा वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, सोडियम कार्बोनेट का। दादा सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, है ना। और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। पहले सोडियम कार्बोनेट को देख लें, Na2CO3 होता है ना। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ 10H2O लिखना ना भूलें, तभी ये पूर्ण होता है। 10H2O भी लिख लीजिए इसके साथ, है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा NaHCO3 इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना। कल मैंने एक समीकरण भी आपको बिहार दुर्गा वाला प्रैक्टिस सेट में इन्हीं को लेके बनाया था कि जब खाने वाले सोडा को आप गर्म करोगे तो धोने वाला सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पालक के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन तो नहीं छूटा, हाँ छूटा है भाई, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में अवस्थित किस उपधातु की सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। सबसे पहले समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में वैसा तत्व जिनकी प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है आपका, है ना, जो आपका है द्रव्यमान संख्या आता है या परमाणु की भार निकलती है। तो भार भिन्न भिन्न हो परंतु स्थान एक ही हो और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। स्थान तो एक है लेकिन भार अलग अलग है मेरे भाई, ठीक है भाई, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो उपधातु है आपका पोलोनियम, इसके 27 समस्थानिक है जो सर्वाधिक है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। पालक के पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई पालक के पत्तों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा पालक के पत्तों में। देखिए खरपतवार में कहे तो भी आप जो है खरपतवार कहिए या फिर घास कहिए तो भी आप ऑक्जेलिक अम्ल को टिक कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर ऑक्जेलिक अम्ल नहीं है और अगर आपसे पूछ रहा है कि घास फूस या खरपतवार में कौन सा अम्ल होगा, तो आप बेंजोइक अम्ल को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो एक क्लू भी आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा जब ऑप्शन नहीं रहेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो ये वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, जस्ट उल्टा वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति साहब हैं इनकी जो शपथ ग्रहण होती है, ये शपथ ग्रहण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के द्वारा जो है दिलाया जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से 61 को हमने डिकोड किया है। पकानी कोका दियो दसम एक वर्ड एक आर्टिकल की मीनिंग मैंने बता दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति 76, 123, है ना, 280, है ना, 75 का 1, 108, 72, 61, ये सब इनके इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं। 76 महान्यवादी, 123 अध्यादेश जारी करते हैं, 280 वित्त आयोग का गठन करते हैं, 75 का एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, 108 ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है। ये सब राष्ट्रपति के आर्टिकल है जी। इसके अलावा जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जूट को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसके अलावा इसे ब्राउन पेपर भी कहा जाता है, ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। तो ये दो उपनाम है जूट का। जूट जो कैसा फसल है, तो ये वर्षा वाला फसल है, ये खरीफ की फसल है। इसके अलावा बिहार में जहां वर्षा होगी वहीं पे जूट होगा। तो जूट सबसे ज्यादा जो है आपका पूर्णिया वगैरह में हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया में होगा जूट, आपका जो है कटिहार में भी होगा, उस साइड वाला पुरवारी भाग। इसके अलावा जूट आपका किशनगंज में भी होगा, किशनगंज में भी होगा। जूट आपका दरभंगा में भी होगा, जूट आपका समस्तीपुर में भी होगा। ठीक है, तो ये सब बिहार है जो पूर्वी साइड के जिले हैं, वहां पे आपको जूट मिलेगा जहां पे वर्षा होती है सिंपली, है ना। इसके अलावा
जो जूट के उत्पादन है ये इंडिया में सबसे ज्यादा होता है और बांग्लादेश का सेकेंड स्थान है। पहले बांग्लादेश फर्स्ट स्थान पे हुआ करता था। इसके अलावा राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य के जो मंत्री परिषद है भैया, जैसे केंद्र में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से, उसी प्रकार से राज्य में उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति। भैया मैंने आपको बताया है कि राज्य में भी बाई कैमरल स्टेट हैं 6। कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, कौन कौन से बाई कैमरल स्टेट हैं वर्तमान में? 6। बाई कैमरल करने का मतलब जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, तो मात्र 6 ऐसा स्टेट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार से केंद्र में आप प्रेसिडेंट को पढ़ते हो, राज्य में गवर्नर को पढ़ो, जिस प्रकार से केंद्र में पीएम को पढ़ते हो, राज्य में सीएम को पढ़ो, जिस प्रकार से केंद्र में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट को, उसी प्रकार से राज्य में हाई कोर्ट को पढ़ो, जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी को पढ़ते हो, उसी प्रकार से राज्य में एडवोकेट जनरल को पढ़ो, तो चीज आसान हो जाता है। जिस प्रकार से राज्यसभा को पढ़ते हैं, राज्य में विधान परिषद को पढ़िए, जिस प्रकार से लोकसभा को पढ़ते हैं, राज्य में विधानसभा को पढ़िए, तो सब चीज आपको बहुत आसान हो जाएगा पॉलिटी में, है ना। ये प्रैक्टिकली है, ये फील किया हुआ है, ये सीखा हुआ बच्चा बता रहा है आपको, है ना। तो उसी प्रकार से जो है आप भी करके देखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो मंत्री परिषद जो है आपका राज्य में हो जाएगा विधानसभा के प्रति और केंद्र में होते हैं लोकसभा के प्रति। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। ये उस समय का पूछा गया था। ठीक है, उस समय का पूछा गया था, मैं इसे आजकल का बना दिया हूं। तो ये अरविंद पनगड़िया साहब, अरविंद पनगड़िया साहब को याद होगा आपको कि ये नीति आयोग में प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, जो अभी कौन है? राजीव कुमार साहब हैं। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था? तो भैया बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा आरा क्षेत्र से नेतृत्व किए गए थे। आरा के जमींदार यानी जगदीशपुर के जमींदार थे आपका कौन? कुंवर सिंह। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत जमीन पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में 59% भूभाग पे कृषि कार्य होता है। तो ऑप्शन में 60 भी हो सकता है, तो 60 या 59 जो भी आपका आंसर हो, राइट आंसर करिएगा। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो जो नियुक्ति करता है वही हटा सकता है, तो प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं महान्यायवादी को। नाम से स्पष्ट है कि जब तक राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त हो तब तक अपने पद पे रहता है, यानी प्रसाद पर्यंत। ठीक है मेरे भाई, प्रसाद पर्यंत में राज्यपाल भी आ जाता है, महान्यायवादी भी आ जाता है। तो नाम से स्पष्ट है कि भाई विश्वास खत्म, आपका पोस्ट खत्म। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कोई आदमी आपसे पूछता है कि भाई पीएम का कार्यकाल कितने वर्ष का, तो जनरली सीधे सीधे सोचिए तो 5 साल का होता है। लेकिन जरूरी है कि 5 साल सरकार चलेगा? एक के दिन चलेगा, अगला दिन अविश्वास हो गया, खत्म हो जाएगा, सरकारें गिर जाएगा, मंत्रिपरिषद समाप्त, प्रधानमंत्री हो समाप्त, है ना। तो ये मैंने सुटेबल आंसर देने को बताया था कि 5 साल तथा जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से है? तो ये आपका टेनिस से है। टेनिस के 4 टूर्नामेंट जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, विंबलडन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन और आपका यूएसए ओपन और एक और है आपका फ्रेंच ओपन। इन चारों को जरूर ध्यान रखिएगा। करंट सेक्शन से महिला पुरुष एकल की विजेता मैंने बता दिया था। विंबलडन को छोड़ के बाद बाकी तीनों में जो है नोवाक जोकोविच है पुरुष एकल के विजेता, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इससे एक और क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और आपका यूएसए ओपन ये हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन आपके क्ले कोर्ट में खेले जाते हैं और विंबलडन आपके ग्रास कोर्ट में खेले जाने वाली, है ना, टेनिस की प्रतियोगिता है। इसके अलावा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्ता प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं। और ध्वस्त कारक कौन है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है ये आपका ध्वस्त कारक थे नालंदा विश्वविद्यालय के। इनके अलावा हेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है, पढ़ने आए थे हर्षवर्धन के काल में। शेरशाह के बचपन का नाम पूछ लिया था, तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान होता था। क्या था भाई? फरीद खान। उसी प्रकार से अकबर का बचपन का नाम पूछेगा तो जलालुद्दीन होता है। क्या होता है? जलालुद्दीन होता है। शाहजहां का बचपन का नाम पूछेगा तो क्या होता है? खुर्रम होता है। जहांगीर का सलीम होता
होता है, बाबर का जहीरुद्दीन होता है, जहीरुद्दीन होता है, गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ होता है, सिद्धार्थ होता है। तो ये सब कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखना है, हैं? देखिए, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुआ था। उस समय डफरिन का शासन था। इसके फाउंडर में एओ ह्यूम को जो है श्रेय दिया जाता है। प्रथम जो अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, है ना। इसके अलावा सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष भी मैंने आपको बताया है, किसी भी एंगल से मैंने अपनी तैयारी में नहीं छोड़ा हूं कि आप कहीं भी गच्चा खा जाओ, है ना। रहमतुल्लाह सयानी सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष थे, है ना, जो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता संभाले थे और यहाँ पे हमने वंदे मातरम का गान गाया था। इसके अलावा जो है जनगण मन को हम 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाए थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन में किया था। 1929 लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। 1917 कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने पहली बार महिला होकर अध्यक्षता संभाली थी। 1925 में सरोजनी नायडू अध्यक्षता संभाली थी, जो पहली बार कोई पूर्ण भारतीय महिला के द्वारा अध्यक्षता संभाला गया था। 1988 में जॉर्ज यूले अध्यक्षता संभालते हैं, जो प्रथम अंग्रेज हुआ करता था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जहां पे आपका कांग्रेस जो सूरत अधिवेशन 1907 में फूट गया था, नरम दल गरम दल में यहाँ मिल गया और मुस्लिम लीग भी मिल गया। इतना बात अगर कांग्रेस से ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा व्यापकता सिद्धांत किससे संबंधित है? भाई जो आपका जो राज हड़प नीति है, इसी को यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। तो ये आपका डलहौजी बाबा है ना, डलहौजी बाबा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि डलहौजी लेक, डलहौजी रोड क्यों रखा गया। इन लोगों को तो नाम हटा देना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो डलहौजी है, इन्हीं बेस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 1848 में जो है सतारा को हड़पा था, अंग्रेज में मिलाया था, है ना, 1848 में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो जब 1857 के विद्रोह में कैनिंग की जीत हुई तो खुश होकर कहा, अब तुम गवर्नर जनरल नहीं रहोगे बच्चा, अब तुम वायसराय बनोगे। तो पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। कौन था भाई? कैनिंग। पहला वायसराय कैनिंग था, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था भाई? तो बैरन हैंगस्टस। बैरन हैंगस्टस जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रथम वाला कौन था? बैरन हैंगस्टस, है ना। इसके अलावा अर्थशास्त्र नामक, अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा अलग इंसान ने दिया है और इनकलाब जिंदाबाद जो शब्द है, ये शब्द का जो ग्रहा है ये अलग इंसान ने। तो जो आपका क्या नाम है भाई? हसरत मोहानी साहब। हसरत मोहानी साहब जो है इन शब्द को दिए थे। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी साहब जो है इन शब्द को दिए थे। लेकिन इन शब्द का जो ये नारा है, ये आपको याद होगा, मैं सब चीज रिलेट करके पढ़ाता हूं, जैसे कि आप जानते हैं HRA और HSRA, हसरा हसरा, इस प्रकार से, ठीक है। तो HRA 1924 में बना था, हसरा 1928 में बना था। तो ये जो हसरा के सदस्य थे, तो इन्हीं के द्वारा ये नारा दिया गया था। चूंकि हसरा के सदस्य में उस नारे के दिन सबसे प्रमुख कौन थे भाई? भगत सिंह साहब थे। तो इसीलिए भगत सिंह साहब को जाना जाता है इस नारे के लिए। तो इसके पीछे का हिस्ट्री जानिए, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अर्थशास्त्र, अच्छा, HRA और हसरा से भी क्वेश्चन आता है, बताए बिना तो नहीं छोड़ूंगा मैं भाई, है ना। तो देखिए, ये जो है मैंने बताया था कि भाई इसकी नामकरण जो है HRA का बदला हुआ रूप ही HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान अब अरुण जेटली मैदान दिल्ली में हुआ था, भगत सिंह और नौजवान सभा के सदस्यों के सर्वसम्मति से। लेकिन इसकी विचार सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद साहब के मन में आया था और ये क्वेश्चन एसएससी ने गलत करार दिया है ना। और इसीलिए मैं बार बार इस चीज को बताता हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो चंद्रशेखर आजाद आंसर मारिएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक रचयिता कौन है? तो ये भाई चाणक्य साहब हैं। मीर कासिम अपनी राजधानी कहां बनाई थी? देखिए, राजधानी वाला 4-5 को क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना। आप तो जानते हैं ना कि एक जैसे क्वेश्चन को मैं एक जगह बताऊंगा आपको, है ना। तो मीर कासिम, सबसे पहले मीर कासिम क्यों फेमस है? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, आपका जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, XCR, है ना, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका जी 1764 में। तो उस समय क्या हुआ जी कि यहाँ पे अपनी 3 सेना थी, है ना, अवध के नवाब की सेना, इसके अलावा बंगाल के नवाब की सेना और मुगल सेना। मुगल सेना मतलब ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और बाद बाकी ये आपका जो छोटे छोटे
क्षेत्र के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है इन तीनों की सेना में, तो मीर कासिम उस समय बंगाल के जो है नवाब हुआ करता था। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और आपका जो मुगल बादशाह था वो कौन था भाई, शाह आलम सेकंड। तो इनके बीच जो है हेक्टर मुनरो के साथ 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो है 1765 के अंदर आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत जो है बिहार बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को। तो ये मैं थोड़ा बैक हिस्ट्री बताया इसका मीर कासिम का कि कहां से ये फेमस हुआ। इसके अलावा ये जो मीर कासिम है ये अपनी राजधानी को बदला था, तो सबका राजधानी हुआ था मुर्शिदाबाद। अधिकांश जब ये गद्दी पे आया था ये बदल के अपनी राजधानी को ले गया कहां पे, मुंगेर ले गया था। तो इसका आंसर मुंगेर। अब राजधानी बदलू में कौन कौन से शासक हैं, तो एक आपका एमबीटी है। एमबीटी कहने का मतलब एक एमबीडी प्रकाशन का गाइड आता था पहले बिहार में 10th पास करने के लिए, गेस पेपर, वो वाला एमबीटी नहीं है, ये एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इनके काल में जो है इब्न बतूता भी आए थे, रेहला किताब अरबी भाषा में लिखे थे, मोरक्को से आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोही की स्थापना की थी, किसी विभाग संबंधित था। ये तुगलक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे और दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, है ना। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। ठीक है भाई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का हो गया। अब मैं इससे क्या बताना चाहता हूं कि ये वाली क्वेश्चन कैसे और पूछता है कि राजधानी कौन ट्रांसफर किया था। एगो हर्षवर्धन का भी पूछता है, हर्षवर्धन का भी राजधानी पूछता है कि कहां कहां से, तो मुर्शिदाबाद, थानेश्वर और कन्नौज आपको याद होगा। इसके अलावा एमबीटी यहां मैं पहले लिख दिया हूं, तो एमबीटी जो है अपनी राजधानी दिल्ली से एक सेकेंड दिल्ली से दौलताबाद को ट्रांसफर किया था एमबीटी, और हर्षवर्धन भी अपना जो है थानेश्वर से कन्नौज, है ना। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं क्योंकि लुसेंट का ये पहला पेज है यार। अगर इतना भी अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर ठीक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहां हुआ है, ये भी छोड़ दूं क्या, नहीं जान दो। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है ये आपका हुआ था उस समय अररिया में। अररिया बिहार में जगह है, अररिया दिया रहेगा इसके ऑप्शन में, अररिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इनका जन्म। इनके अलावा कमायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इसके मैं जब भी इस चीज को बोलता हूं तो मुझे मेरे मन में हरिशंकर प्रसाई याद आ जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद और हरिशंकर प्रसाई जैसे लगता है कि सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन नहीं। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कमायनी एक्सप्रेस चलता है मुंबई से यूपी के लिए। इनके अलावा बिहार में कुल कितने प्रमंडल है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। मैं दरभंगा प्रमंडल का निवासी हूं, आप लोग बताइएगा कौन कौन से प्रमंडल के निवासी हैं आप। ठीक है, बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जो है डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में बिहार के अंदर, ये बात सब ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो लोकसभा में सीट है 40 है और राज्यसभा में सीट है 16, 56 इंच का सीना दोनों को जोड़ने से ये बिहार की संसदीय सीटों है ना भाई, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो प्रमंडल है थोड़ा मौखिक रूप से बता देता हूँ कौन कौन से है। एक तो भागलपुर है ना, फिर इधर आएंगे तो मुंगेर हो जाएगा, फिर हमारे घर की तरफ जाएंगे तो फिर आपका हो जाएगा दरभंगा, है ना, मुजफ्फरपुर, है ना, ये सब हो जाएगा। और सबसे पूर्व में जाएंगे तो पूर्णिया भी हो जाएगा, फिर आपका मगध हो जाएगा। इस प्रकार से 9 है, 2 और है, पटना भी है, पटना भी है और कोसी भी है। ये सब प्रमंडल है जी, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी किस देश में है, नेपाल में है। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। गृह त्याग को महानिष्क्रमण, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद धर्मचक्र परिवर्तन, मृत्यु महापरिनिर्वाण। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच, अभी इसके बारे में पूरा डिस्कशन अभी कर दिया। सितारा देवी का संबंध किससे है भाई, कथक नृत्य से है। कथक नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया कहिए। इसके अलावा कथक में और कौन आएगा, पंडित बिरजू महाराज सरनेम सभी कथक में आते हैं। बाद की शोभना नारायण भी कथक में है, नालनी कमालनी अस्थाना बहना भी जो है कथक के अंदर है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दादा, 1916 में हुई थी पटना हाई कोर्ट की स्थापना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन था जिसकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था, सीधे बोल रहा है 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, और ये जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर भी कहलाते हैं, है ना। हालांकि जैन धर्म के फाउंडर कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे भाई, ऋषभदेव, लेकिन ये 24वें को ही वास्तविक फाउंडर कहा जाता है। जैन धर्म के 2 समुदाय हैं, श्वेतंबर और दिगंबर, 2 बैठक भी होती है जैन धर्म की। बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है, अभी डिस्कस कर लिया हमने। बिहार में लोकसभा की सीट है भैया 40 और राज्यसभा की सीट है भैया 16। प्रमंडल था कितना भैया 9 और जिले कितने थे 38।
है ना। इसके अलावा तेलंगाना देश का कौन सा राज्य बना है, देखिए ये मैं अपने मन से रखा हूं, चूंकि ये 2008 का क्वेश्चन है, तो तेलंगाना तो 2014 में जन्म ही लिया था, है ना। तो झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है, ये क्वेश्चन पूछा था, मैं यहाँ पे रिप्लेस करके इसे तेलंगाना से मतलब कन्वर्ट कर दिया हूं। तो तेलंगाना जो आया था आपका 2014 में आया था, और झारखंड जो आया था बिहार से अलग हुआ था 2000 में। 3 गो स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहते थे, बाद में संशोधन के द्वारा जो है उसका नाम उत्तराखंड किया गया। इनके अलावा बिंबिसार किस वंश का शासक था, देखिए बिंबिसार और बिंदुसार इन दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है। तो बिंदुसार जो है ये अशोक साहब के पापा है, यानी ये मौर्य वंश के हो गए, और जो बिंबिसार है ये अजात शत्रु के पापा है, यानी ये हर्यक वंश के हो गए। अजात शत्रु को क्या कहा जाता था बताइएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाते हैं, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह स्टार्टअप जो है ये दक्षिण अफ्रीका से हुआ था, लेकिन इंडिया में पहला सत्याग्रह जब 1915 में लौटे थे अफ्रीका से, 1915 कीजिएगा 45 लिखा रहा, 1915, ठीक है। तो जब सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, फिर हमारा असहयोग आंदोलन 1920 में, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को टर्मिनेट किया 1922 में, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की 1924 में, है ना। इसके अलावा जो है 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए, 1932 में पूना पैक्ट या अम्बेडकर समझौता, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1948 में मृत्यु। तो ये सब गांधी जी के जो है आपका मतलब ईस्विया है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अगला है सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है, भैया सार्क में कितने सदस्य देश हैं, 8 है। कल मैंने आसियान का बताया था, कितना है भाई, वर्तमान में 11 है। लास्ट सदस्य देश आसियान का कौन होगा, तिमोर लेस्टे, कौन होगा, तिमोर लेस्टे होगा आसियान का। आसियान का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा, है ना मेरे भाई। मैं आज क्वेश्चन बहुत पूछूंगा, 3 क्वेश्चन पूछ चुका हूं, मुझे याद है। सार्क का जो है नया सदस्य देश सबसे अफगानिस्तान आया था 2005 के अंदर, अफगानिस्तान। अभी सार्क में कितने, 8 सदस्य देश, 1985 में गठन होता है, काठमांडू मुख्यालय है, इंडिया भी इसके सदस्य हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, आर्टिकल 108 के थ्रू राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं मेरे भाई, तो यह स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष है, तो फटाफट क्वेश्चन दागिए, इसके आंसर दागिए। बंगाल का विभाजन किस वर्ष प्रभावी हुआ था, 1905 में। कौन किए थे, लॉर्ड कर्जन किए थे। निरस्त कब हुआ था, 1911। कौन निरस्त करवाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया था। इसके अलावा थोड़ा सा हरा कलर लेके देखूं क्या, एक सेकेंड। शिवाजी को किसने कैद कर रखा था, कल ही बताया था आपका। शिवाजी को जो है जयपुर भवन में कैद किया गया था। कौन किए करे थे, औरंगजेब। कौन किए थे, औरंगजेब। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा शिवाजी जो है आपका क्या है भाई, मराठा वंश के संस्थापक हैं। शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी जो है आपका क्या था, सरदेशमुखी क्या था, टैक्स का फॉर्म था। इसके अलावा शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा शिवाजी के गुरु एक तो रामदास हैं जो आपका स्पिरिचुअल वाला है, और एक गुरु आपका कोंडव देव साहब हुआ करता था जो आपके राजनीतिक गुरु हुआ करता था, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कल मैंने पूछा भी था ये क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध का वरदान कहा जाता है, 1945 में गठन हुआ था। इनके सभी अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, एक्सेप्ट इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो कहाँ पे है, द हेग नीदरलैंड में है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले थे, अभी अभी हमारी डिस्कशन हो चुकी इस बात की कि कब अध्यक्षता संभाले थे, तो एक के बार 1924 में। गांधी युग में पूरा दर्शन करा दिया, रह गया किताब तो यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब गांधी जी की जो है अमर कीर्ति में से हैं। साथ ही साथ गांधी जी नेटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना अफ्रीका में करे थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ना चाहता है, मिनिमम एज होना चाहिए 21 वर्ष, लोकसभा की 25 वर्ष या विधानसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष और विधान परिषद का 30 वर्ष। राष्ट्रपति राज्यपाल बनना चाहते हैं 35 वर्ष, प्रधानमंत्री और सीएम बनना चाहते हैं 25 वर्ष। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, पटियाला में है जी, पटियाला में। नेताजी के जन्मदिन पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, नेताजी पुरस्कार 2023,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2023 मिला है। लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम का फायर स्टेशन है और ओडिशा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को मिला है। नेताजी जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है आपका संस्थापक कौन है? नेताजी हैं। इसके अलावा नेताजी 1938 हरिपुरा अधिवेशन में जो है अध्यक्षता संभाले थे कांग्रेस के। इसके अलावा उसके बाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अनबन के बाद जो है कांग्रेस को छोड़े थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? भाई साहब ये क्वेश्चन बड़ा ही जो है हमारा मतलब क्या बोलते हैं, मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए जो दिल्ली के अंदर जो आपका मोती मस्जिद है ना, मोती मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था आपका औरंगजेब ने। ठीक है भाई, ये आपका औरंगजेब ने करवाया था, तो यहाँ पे औरंगजेब आंसर होगा। ठीक है, औरंगजेबा आंसर होगा, औरंगजेबा, है ना। इसके अलावा औरंगजेबा से और क्या है, इसके काल में सबसे अधिक हिंदू जो है मतलब क्या थे, सेना थे। तो ये बात भी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिंदू सेना सबसे अधिक किस मुगल बादशाह के काल में? तो औरंगजेबा के काल में। इसके अलावा देखिए एगो मोती मस्जिद जो है ना आगरा के किला में भी है। तो जो आगरा के किला में मोती मस्जिद है, इसका निर्माण जो है आपका कौन करवाया था भाई? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने आगरा के किला के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। और बात रही आगरा की किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की किला का निर्माण जो है ना, आगरा की किला का निर्माण स्वयं अकबर बाबा ने करवाया था। ठीक है मेरे भाई। अकबर की मृत्यु कब होती है? ऑप्शन देता हूं, 1605, 1609, 1608, 1611, बताइएगा। इसके अलावा जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से है ना। इनके अलावा महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? पूछने की बात है, 1948 नथुराम गोडसे के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र अभी बता दिया, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, प्रधानमंत्री, गवर्नर, सीएम, पीएम सब बता दिया। इसके अलावा 1857 के मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से। इसके अलावा सतलज, चेनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु माँ, मतलब सिंधु नदी की। और ये सिंधु माँ वाला गाना कौन सा है? मोहनजोदड़ो पिक्चर है, उसके अंदर पाखी हेगड़े या पूजा हेगड़े नाम है हीरोइन की, है ना। इनके अलावा बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। अगर ये स्थिति की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में है। कौन बनवाया था बुलंद दरवाजा? अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? गुजरात पे विजय पाने के कारण। इसके अलावा पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र? सितार से। पंडित रविशंकर की क्या उपलब्धि है? 1968 में पहली बार ग्रैमी अवार्ड इंडिया के लिए जीते। सबसे अधिक 5 ग्रैमी अवार्ड अभी तक इन्हीं के नाम है सब। उसके अलावा 1999 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इनकी जो बेटी है अनुष्का शंकर, ये भी सितार प्ले करती है। सितार के अन्य प्लेयर में बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, पंडित रविशंकर इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा ग्रेट खली का ओरिजिनल नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा। क्या नाम है भाई? दिलीप सिंह राणा, ग्रेट खली का। एक बार याद है मुझे, एक रेलवे का एग्जाम हुआ था 2012 में मुंबई में, टेक्नीशियन की। उस एग्जाम में जो है आपका पूछा गया था कि मल्लिका शेरावत का ओरिजिनल नाम क्या है? मल्लिका शेरावत आप जानते हैं हीरोइन है ना। तो मल्लिका शेरावत का ओरिजिनल नाम है जी रीमा लांबा। क्या नाम है भाई? रीमा लांबा, है ना। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पूछे थे। इसके अलावा लोकनायक के उपनाम से किसे जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से, है ना। इनके अलावा लोकमान्य के नाम से हम जानते हैं लोकमान्य तिलक साहब को, बाल गंगाधर तिलक साहब को जानते हैं, है ना। इनके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई जाती है? देखिए प्राचीन काल की बात करेंगे तो मैत्री, और हाल फिलहाल में जो चलाया गया वो मिताली एक्सप्रेस। तो आजकल करेंट सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है, मिताली एक्सप्रेस बताइएगा, पहले मैत्री। और समझौता एक्सप्रेस जो है ना भारत और पाकू के बीच चलता है। सुएज नहर किस किस को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। ऑथेंटिक लंबाई 168 किलोमीटर, है ना। इसके अलावा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप लोग मुझे बताइएगा, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 1956, 1869, 1859, है ना। और फिर मैं एक दे देता हूँ 1922। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, बताइएगा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? कल ही मैंने जो है महाराष्ट्र में गुफा को रिलेट करके बताया था। ये बौद्ध के पवित्र ग्रंथ है, जिसमें बौद्धों के पुनर्जन्म की कहानी आपका जो है वर्णित है। ठीक है मेरे भाई। और त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म की कहानी है। त्रि का मतलब होता है 3, इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक आता है। इसके अलावा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में कौन है? तो शनि है। दूसरा स्थान
आपका जुपिटर का है। पहले जुपिटर का हुआ करता था, फिर शनि का हुआ, फिर शनि का हो गया है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जुपिटर बहुत दिन तक शनि का रहा, बीच में फिर जुपिटर सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत दिन तक जुपिटर का रहा था, पिछले साल शनि के पास गया था, फिर शनि से तगमा छीना, फिर जुपिटर के पास गया और फिर से शनि के पास आ गया। तो अभी वर्तमान में पूछेगा तो शनि मारिएगा। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो नौकायान से है, नौकायान से है वेलिंगटन कप का आपका संबंध। आपको याद होगा तैराकी वाला, मैं एगो लेन वाला क्वेश्चन आपको बता रखा हूं कि तैराकी के लेन में कितने, जो तैराकी के क्रॉस में मतलब जो वो आपका तैरने वाला जगह होता है उसमें कितने लेन होते हैं? तो ओलंपिक में 10 और 20 तैराकी चैंपियनशिप में 8, तो दोनों के अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में लंबाई चौड़ाई का अनुपात 18:9 होता है, लेकिन जो बीच वॉलीबॉल होता है, बीच वॉलीबॉल मतलब बालू पर खेलने वाला, समुद्र किनारे, बीच तो आप सभी जानते हैं, नारियल पानी पीने लेट वाला, लेट के नारियल पानी पीने वाला, तो वहां पे जो है 16:8 होता है लंबाई चौड़ाई। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन हो रहा है, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किसने? पुर्तगीज कब आया? 1498 में। कौन? वास्को डी गामा। फिर कब आया? 1502 में। फिर कौन आया? 1505 में फ्रांसिस द अल्मेडा। फिर पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन बना? 1509 में, है ना, अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस प्रकार से नाम है ना। ये सब जो है पुर्तगाली सबसे पहले, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गया था 1961 में, है ना, गोवा को जो मुक्ति कराए थे, कल इस पे क्वेश्चन बताया था। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को पद के कौन हटा सकता है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति को हटा सकता है एकमात्र संसद। कौन? संसद। लोकसभा राज्यसभा को भी हटा सकता है, लेकिन संसद के 2 सदन बचते हैं वो हटा सकता है। महाभियोग के द्वारा आर्टिकल 61 का यूज होता है। इसके अलावा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक व चंद्रमा बता दिया। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था उस समय, अब तो यह हट गया। और कब हटा है बताइएगा? ऑप्शन दे रहा हूं, 2019, 2020, 2021, 2022। चलिए ये 4 ऑप्शन है, बताइएगा जम्मू कश्मीर से 370 धारा कब हटा था। आज मैं 5 क्वेश्चन पूछा हूं, अब तक मुझे याद है अब तक। आज तो कमेंट भर जानी चाहिए भाई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। रजनामा बताया था अकबर के समय, बदायूनी ने किया था फारसी में अनुवाद। कौन किया था भाई? बदायूनी ने किया था फारसी में अनुवाद। अगर इसका जो हिंदी निकालेंगे तो इसका अर्थ निकलता है युद्धों का किताब। किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। धर्मत की लड़ाई जानते होंगे ना, दोनों भाइयों में लड़ पड़ा, दारा सिको, है ना, एक बार तब हुआ, एक बार पहले हो गया। औरंगजेब को सुनहरा फरमान कब और किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो 1632 में गोलकुंडा के शासकों के द्वारा। इसके अलावा सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? O- जो है सर्वदाता होता है, AB जो है सर्वग्राही होती है ना। इसके अलावा A और B अलग अलग होती है। जो रक्त समूह है इसके खोजकर्ता लैंड स्टीनर है, जबकि रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता विलियम हार्वे हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था भाई? 1510 ईस्वी में, है ना, 1510 ईस्वी में। कब बता दूंगा? गोवा 1961 ईस्वी में। गोवा कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। इंडिया का सबसे छोटा कोस्टल स्टेट है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? कीड़ा से होता है, रेशम कीड़ा से, जिसे क्या कहा जाता है? कल ही बताया हूँ, बताइएगा। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए दाग रहा हूँ, है ना। इसके अलावा तने की कटाई का प्रयोग करके किसके उगाने के लिए किया जाता है? देखिए तनों का प्रयोग करके ना बहुत सारे चीज उगाए जाते हैं, जिसमें ईख वगैरह जो है प्रमुख है। ईख हो गया। आपने शकरकंद देखे होंगे गाँव घर में, जिसे हमारे यहाँ तो अलुआ कहता है, आप लोग यहाँ के पता नहीं क्या कहते हैं, ये मीठा आलू भी कहते हैं इसे, शकरकंद, है ना। जमीन के नीचे होता है, मीठा लगता है, इसे उबाल के दूध के साथ खाइए, बड़ा अच्छा होता है, बहुत पौष्टिक भी होता है, हाइजीनिक भी होता है ना। तो ये जो शकरकंद है इनके भी तना ही रोपे जाते हैं, यानी इसकी लत्ती काट लीजिए, यहाँ टुकड़े टुकड़े मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, इससे जो है पेड़ निकलते हैं, मतलब पेड़ नहीं पौधा निकलते हैं, फिर उसके नीचे शकरकंद होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के दरोगा वाला, जो आपका 2008 में हूबहू क्वेश्चन आपके प्री में आया था। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो कल मैं दूसरा सेट लेके आऊंगा इसके ऊपर, एक्स्ट्रा वाली क्लास, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।